ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सबसे पहली चीज़ खुद पे ध्यान दो ना कि दूसरों पे, क्योंकि आप अगर दूसरों पे ध्यान दे रहे हो तो फिर आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अटेम्प्ट वाज केमिस्ट्री फर्स्ट, नॉट ऑल द क्वेश्चंस। मतलब मेरा एक बेसिक टारगेट रहता था कि मैं 6 क्वेश्चन करूँ पहले ईच सब्जेक्ट में। जैसे इस बार 16 क्वेश्चन है तो मेरा प्राइमरी टारगेट था कि मैं 6 क्वेश्चन करूँ ईच सब्जेक्ट में पहले, ताकि मैं एक सेफ स्कोर बना लूँ। उसके बाद फिर मैं उस क्वेश्चन पे जाऊँगा जो लेंथी है, जो कैलकुलेटिव है, जो पढ़ने में समझ नहीं आ रही, जो बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन। फिजिक्स में अगर अपन बात करें तो फिजिक्स में आपको कंसेप्ट्स की पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट आते हो तो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को बहुत इजीली हिट कर सकते हो। इवन नॉट एडवांस, अगर अपन ओलंपियाड लेवल की भी बात करें तो आप वो भी हिट कर सकते हो। बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट वे में हम ये बोल रहे हैं कि शायद आपने अगर लाइफ का 1 साल इन्वेस्ट किया तो आपके आगे लाइफ के 5 साल आपने बचा लिए। उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो पढ़े, लेकिन 8 to 8 बैचेस में जब आप बैठे हो पूरे दिन, तो यहाँ पे इन्विजिलेटर्स रहते हैं और वो मतलब कंपल्शन बन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक विद टॉपर सीरीज में। यहाँ पर हम कई टॉपर्स से बात करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। एक टॉपर के अपने प्रिपरेशन जर्नी में जो जो एक्सपीरियंस होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जिनका सपना था इंडिया के टॉप आईआईटी कॉलेजेस में से एक कॉलेज में पढ़ना और मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन लेना। उन्होंने अपने डेडिकेशन से प्रूव किया कि अगर सही स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए, हार्ड वर्क किया जाए, तो अपना ड्रीम रियलिटी में चेंज कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अभिषेक खंडेलवाल की, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है आईआईटी कानपुर मैकेनिकल ब्रांच में। अभिषेक ने हमसे शेयर की वो सारी बातें कि 11th-12th के ड्यूरेशन में उन्होंने प्रिपरेशन कैसे की, डेली अपना लेवल कैसे इंक्रीज किया, वो कितने टेस्ट देते थे, कोचिंग कितनी बजे आते थे, कितनी बजे जाते थे। सारा एक्सपीरियंस, डूज एंड डोंट्स उन्होंने हमसे शेयर किया है, जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। अभिषेक से बात करते समय हमें ये भी पता चला कि एग्जाम डे का माइंडसेट कैसा होता है, क्या इन्वायरमेंट होता है, क्या प्रेशर होता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो चले हम देखते हैं कि अभिषेक ने हमसे क्या क्या बात की आगे के वीडियो में। कैसे हो अभिषेक? मैं बढ़िया। मतलब ड्रीम कॉलेज, टू बी ऑनेस्ट, मतलब ऐसा तो मेरा था नहीं। मतलब देखो, सिर्फ एक अच्छा आईआईटी चाहिए था। आई नीडेड अ आईआईटी इन टॉप सेविंग्स, तो आई एम गेटिंग ईदर ऑफ वन एंड गुड विद इट। एक्साइटेड तो डेफिनेटली हूँ, क्योंकि 3 साल की मेहनत है और फिर आफ्टर ऑल आप एक अच्छे आईआईटी में जा रहे हो जो कि टॉप 7 आईआईटीज में आता है, तो वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी फीलिंग है। और मतलब यहाँ पे 3 साल बहुत मेहनत करी और फिर वहाँ पे जाके इंजॉयमेंट करने की और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की बहुत आप आईआईटी पल्स में इतने सालों तक पढ़े, ओवरऑल आईआईटी पल्स में 2 साल आपने 11th-12th की पढ़ाई की है। एज बहुत कम मैच्योरिटी लेवल से आपने इंटर किया था। आपकी ओवरऑल जर्नी जो हम आईआईटी पल्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपने 2 साल 11th-12th किया, बाद में 1 साल का ड्रॉप भी लिया। जनरली ये देखा गया है कि 11th-12th के बाद स्टूडेंट चूज करता है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें हमने सीख ली, हम किसी ऐसी कोचिंग में जाते हैं जहाँ पे अलग टीचर्स मिले, अलग कॉन्सेप्ट कुछ मिल सके, और फिर जो भी हमारी प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस हमारी वीकनेसेस हैं, उसको हम और अच्छे से कर सके और फिर सिलेक्शन हो जाए। इस पूरे ओपिनियन, इस जर्नी को आप शेयर कर सकते हैं कुछ? जैसे बात रही दूसरे टीचर से दूसरी कोचिंग में जाने की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे था तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिशियल था, क्योंकि जितने टीचर्स थे सारे सब्जेक्ट में, वो उनको पता था कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरे टारगेट्स क्या है, मतलब मैं किस चीज़ में स्ट्रांग हूँ, किस चीज़ में वीक हूँ। तो उस चीज़ को लेके मतलब ज़्यादा बेटर रहा मेरे को एज़ कम्पेयर टू कि अगर मैं कोई दूसरी कोचिंग में जाता। और 3 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। 11th-12th में जब मैं था तब मैं इतना मैच्योर नहीं था, इतना डिटर्मिनेशन नहीं था मेरे अंदर। और 11th-12th में मोस्टली मतलब टाइम पास वगैरह भी ज़्यादा होता था, बट ड्रॉप ईयर में मैंने ज़्यादातर टाइम खुद को दिया, ज़्यादा डेडिकेशन दिया, ज़्यादा इस 3 साल की जर्नी को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहले हम बात करते हैं 11th-12th वाली जर्नी। 11th
ज़्यादा डिफिकल्ट था या 12th? 11th 12th में 11th कंपेरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि 11th 12th में 11th में बेसिक चीज़ ये है कि रूटीन में आना होता है। 12th में रूटीन रहता है, प्लस 11th में कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। तो मेरे हिसाब से 11th थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू 12th। एकेडमिकली का ज़्यादा है या कंफर्ट जोन के हिसाब से ज़्यादा डिफिकल्ट है? दोनों दोनों साइड से, मतलब एकेडमिकली भी कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं 11th में, तो 11th में कम समझ आते हैं, एडवांस लेवल के कंसेप्ट कम टच कर पाते हैं 11th में। और ऑब्वियसली बात है कि ओरिएंटेशन उतनी अच्छे से बनता नहीं है 11th में, क्योंकि आफ्टर ऑल हर कोई उतना पढ़ के नहीं आया होता है। एक्चुअल प्रिपरेशन आपके हिसाब से, अब आप पूरा प्रिपेयर कर चुके हैं, आईआईटी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, अगर कोई नोवाइस, अगर 5th क्लास 6th क्लास वाला बच्चा सुन रहा है और उसको लगता है कि मुझे भी अगर आगे जाके आईआईटी की प्रिपरेशन करना है, तो कब से आइडियली शुरू करना चाहिए? देयर इज नो आइडिया टाइम, मतलब जो अर्ली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर उनकी इच्छा है तो, क्योंकि अगर किसी के पे फोर्स किया जा रहा है वो चीज़, तो फिर वो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, वो मतलब बीच में रुक जाएंगे या फिर उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई खुद से करना चाह रहा है, इट इज़ गुड, बट आइडियल मेरे हिसाब से 11th 12th ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे 11th 12th में ही स्टार्ट करते हैं, तो 11th 12th इज आइडियल स्टेज फॉर स्टडी। 11 से स्टार्ट करना चाहिए। 11th। जो 11th और 12th का आपका पूरा प्रिपरेशन टाइम रहता है, उस प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा ऐसी 3 चीज़ें जो हमें खास ध्यान रखना चाहिए? 11th मतलब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सबसे पहली चीज़ खुद पे ध्यान दो, ना कि दूसरों पे, क्योंकि आप अगर दूसरों पे ध्यान दे रहे हो तो फिर आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। हाँ, तो जैसे कि फील्ड की जब बारी आई थी, तो उससे पहले मतलब मेरे को कार्स में बहुत इंटरेस्ट था 10th के मिड्स में, मतलब मैं सोच रहा था, क्योंकि आफ्टर ऑल उसके बाद स्ट्रीम चूज करनी होती है, तो 10th के मिड्स में मैं सोच रहा था कि मेरे को कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो फिर मेरे को बेसिक चीज़ हिट करी कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, सो आई वॉज मोर इनटू कार्स एंड ऑल। तो मेरे को लगा कि फिर मेरे को कार्स के लिए कुछ करना है, एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट द मैकेनिकल ब्रांच, जो कि इंजीनियरिंग के थ्रू होती है। देन आई गॉट टू नो अबाउट IITs, NITs एंड अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस जो इस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद फिर मेरे को जेई के बारे में पता चला, देन आई चोज द स्ट्रीम PCM एंड देन आई डिसाइडेड टू गिव जेई एग्जाम्स। ब्रांच मैकेनिकल ही चाहिए थी? हाँ, ये- मैकेनिकल ब्रांच ही चाहिए थी। मेरा मैकेनिकल में बेसिकली बहुत इंटरेस्ट है। जो मेरी जेई की जर्नी है, मतलब वो स्टार्ट ही इस बात से हुई थी कि मेरे को कार्स एंड ऑल में बहुत इंटरेस्ट है। मतलब मेरे को नहीं पता था कि जेई क्या होती है, मेरे को कार्स में बहुत इंटरेस्ट था, सो आई थॉट कि मेरे को समथिंग रिलेटेड टू कार्स करना है इन द फ्यूचर। उसके बाद फिर मेरे को पता चला कि देयर इज मैकेनिकल ब्रांच, देयर इज जेई, देयर आर IITs विच हेल्प दिस प्रोसेस। तो उस वजह से मैं जेई में जंप करा, और आफ्टर ऑल गेटिंग इनटू दैट ब्रांच इज very happy, like I am very happy for myself. तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि क्लास में मतलब बच्चों को कितने बच्चों को बिठाया जा रहा है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। क्योंकि अगर एक क्लास में 200 बच्चों को बिठाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो टीचर है वो हर बच्चे को उतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर एक क्लास में 60 70 या 80 तक के भी बच्चे बैठ रहे, तो पर्सनलाइज अटेंशन ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू द 200 वाले बच्चों की क्लास। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये था कि मेरे को पर्सनलाइज अटेंशन ज़्यादा चाहिए था एज कम्पेयर टू कि मतलब झुंड में बैठ के पढ़ना। फिर सेकेंडली मतलब कोई भी कोचिंग में TCS प्रॉपर सिस्टम बनना चाहिए कि बच्चे सही से डाउट्स क्लियर कर पाए, जितने डाउट्स हैं सारे क्लियर कर पाए, प्रॉपर उसको डेडिकेटेड टाइम दिया जाए जिसमें सारे टीचर्स अवेलेबल हो। और उसके अलावा एक एक कोचिंग में मतलब सारी फैकल्टीज कैसी है, व्हाट आर मतलब कंटेंट कैसा दिया जा रहा है, एडवांस लेवल का दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि आफ्टर ऑल जेई के बच्चों का अल्टीमेट गोल एडवांस के बाद IIT ही होता है, तो एडवांस लेवल का कंटेंट उस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी भी होती है जो सिर्फ मेन लेवल का कंटेंट देती है और एडवांस लेवल का मतलब उस तरीके से नहीं दे पाती जिस तरीके से होना चाहिए। जो प्रॉमिस किया जाता है, जो दिखाया जाता है, वो कंटेंट एक्चुअली में बच्चों तक डिलीवरी नहीं होता। हाँ तो लेट मी समराइज के पहला पॉइंट था पर्सनलाइज अटेंशन बहुत जरूरी है। जी। डाउट क्लियरिंग सेशन होना चाहिए, मतलब ऐसे टीचर्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो टीचर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना होना चाहिए। चाहिए। साथ में
जो कंटेंट आईआईटी जेई एडवांस एग्जाम तक लेवल तक हमें अगर पढ़ना है, तो वो लेवल अचीव करने के लिए उस लेवल तक का कंटेंट हमें डिलीवर होना चाहिए। जी। जब आप कोई भी एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसका एक प्रोसेस क्या रहता है? प्रोसेस मीन्स कि अगर हम कोई चीज़, कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या रेफर करना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले जो क्लास में बेसिक सिखाए जाते हैं उस पर कमांड बनानी चाहिए, और जो क्लास की कॉपी के क्वेश्चन है, सबसे प्राइमरी गोल क्लास की कॉपी ही होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें, चाहे वो जेई मेंस के लिए हो, चाहे वो नीट के लिए हो, चाहे वो जेई एडवांस के लिए हो, सारी चीज़ें, मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें, कंसेप्ट जो है वो आपकी क्लास की कॉपी में ही रहेंगे। क्लास की कॉपी के बाहर से रेयरली कुछ आता है, और जो आता भी है वो बेसिकली छोड़ने के हिसाब से ही होता है। फिर उसके बाद अगर अपन रेफरेंस की बात करें, तो सबसे पहले तो जो क्लास शीट्स रहती है, जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं उनकी साइड से अपन को वो करनी चाहिए। उसके बाद डीपीपीज मॉड्यूल्स जो अगेन कोचिंग देती है, कोई भी कोचिंग जो कोचिंग का मटेरियल देता है, और उसके बाद पीवाईक्यूज वगैरह पे जंप करना चाहिए। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर अदर रेफरेंसेस आप आपके टीचर से पूछो, क्योंकि टीचर ही वो है जो हमें गाइड करते हैं। मेरे को भी जो भी नॉलेज है वो मेरे टीचर से मालूम पड़ा, तो मैं मुझसे ज़्यादा अच्छे से शायद मेरे टीचर्स बता पाए कि कौन सा रेफरेंस लूँगा। सक्सेस जर्नी में टीचर का और स्टूडेंट का अगर हम दो पोल मान करके चलें, तो कितना रोल होता है? 60-40, 50-50, ऐसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आप बता सको, अपनी स्टोरी के साथ बता सको तो। मेरे हिसाब से स्टूडेंट पे वो 60-65% के आसपास रहता है, और टीचर पे वो मतलब 35-40% के आसपास रहता है। रीज़न भी कि टीचर आपकी एक हेल्प, एक मतलब एक एक्सटेंट तक ही हेल्प कर सकता है। वो आपको कंटेंट डिलीवर कर सकता है, वो आपको सब समझा सकता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप कितने टाइम तक उस कंटेंट को पढ़ रहे हो, कितने अच्छे से सारे क्वेश्चन लगा रहे हो, आपका प्रोसेस कैसा है क्वेश्चन लगाने का, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो इट्स मोर कि आप चीज़ें कैसे ले रहे हो, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स अच्छे से डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, किसी को अगर किसी सब्जेक्ट में मान लो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, कोई डिफिकल्ट लग रहा है, कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, हम्म। तो हाउ टू डेवलप दैट इंटरेस्ट? मजबूरी में ही पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन उसको कैसे पढ़े कि वो अच्छा हो जाए? उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उस टाइम में पढ़िए जिस जो टाइम आपके लिए सबसे कंफर्टेबल हो। आप जिस टाइम में मतलब आपकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलती है, आप जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हो, उस टाइम पे वो सब्जेक्ट पढ़िए, जिसकी वजह से आप अ, मतलब ठीक है उस प्रोडक्टिविटी से नहीं पढ़ पाओगे वो सब्जेक्ट, लेकिन आप एटलीस्ट वो सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। और आपको खुद को फोर्स करना पड़ेगा आफ्टर ऑल वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए तो फिर आपको तीनों सब्जेक्ट साथ में मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जब आप जेई एडवांस का एग्जाम देने जा रहे थे, हम्म। तो रिपोर्टिंग टाइम कितनी देर पहले का होता है? जब मैं जेईई एडवांस का पेपर देने जा रहा था, तो फर्स्ट पेपर जैसे 9 पे स्टार्ट होता है, तो 8:30 पे क्लोजिंग बंद हो जाती है, और 7 या 7:20 के आसपास से वो ओपनिंग कर देते हैं, मतलब अंदर जाने के लिए। और बेटर यही रहता है कि आप थोड़ा पहले चले जाओ एग्जाम में, क्योंकि आप उस इन्वायरमेंट में फिर घुल मिल सकते हो। वरना आप एकदम एंड टाइम पे भागते भागते जाओगे तो वो मतलब थोड़ा आपके लिए मेसअप हो सकता है। तो आप कितनी बजे गए थे सेंटर? मैं लगभग लगभग 7:30 बजे गया था। 9 बजे का पेपर था, और जो शाम वाला पेपर था वो 2:30 से चालू होना था, तो उसके लिए मैं लगभग लगभग 1:15-1:30 के आसपास गया था। तो सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे जाते से ही क्या देखा, क्या फील हुआ, कैसी फीलिंग थी? 7:30 बजे जब मैं पेपर देने के लिए बैठा, मतलब सबसे पहले फ्रिस्किंग वगैरह होती है, सब वो बायोमेट्रिक वगैरह होता है। जब वो सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मैं अपने कंप्यूटर पे बैठ गया था। उसके बाद फिर मैं मतलब खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए जो कुछ कर सकता था मैं वो कर रहा था, ताकि मैं पेपर में कॉन्फिडेंट रहूं। मैं मतलब पेपर आते से ही एकदम डिमोरलाइज ना हो जाऊं, भले ही कैसा भी पेपर है, क्योंकि प्रैक्टिस तो कर रखी थी। उतना था कि मतलब क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन खुद को तब भी एक कॉन्फिडेंस की वेव लाना ज़रूरी था उस पॉइंट ऑफ टाइम, टू फील मोटिवेटेड। टू फील मोटिवेटेड। लगभग कितना ड्यूरेशन होगा क्वेश्चन पेपर सामने आने के पहले आप ऐसा खाली बैठे थे? मोर देन एनफ। 1 घंटा से ज़्यादा। हम्म। और बाकी स्टूडेंट्स भी फिर दिखते हैं हमें, तो हाँ, किस किस का क्या क्या रिस्पॉन्स हमें नज़र आता है? मतलब इन जनरल अगर आप दूसरों को देख के डरते हो तो अवॉइड करो किसी और को देखना। जस्ट सी इनटू द पीसी या फिर हेड डाउन करके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नॉर्मली अगर देखे तो दूसरे बच्चे, कुछ लोग डरे रहते, कुछ लोग कॉन्फिडेंट रहते, कुछ लोग एकदम बेफिक्र रहते, क्योंकि
मतलब उनको पता ही नहीं बना उनका। तो ठीक है, मतलब सब सब मतलब मिक्स्ड रिएक्शंस रहते सबके। क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हुआ तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी, सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करते थे? सबसे पहले मेरा मोटिव था कि मैं क्वेश्चन पेपर पहले तो देखूं, उसके बाद जैसे मैं 3 साल मैंने प्रिपेयर किया, तो मेरा केमिस्ट्री वॉज ऐसा ऐसा सब्जेक्ट था, मतलब केमिस्ट्री जिसमें मैं कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हिट कर पाता हूँ। तो उसकी वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस आता है, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं आगे के क्वेश्चन अच्छे से कर पाता था। तो माई अटेम्प्ट वॉज केमिस्ट्री फर्स्ट, नॉट ऑल द क्वेश्चंस। मतलब मेरा एक बेसिक टारगेट रहता था कि मैं 6 क्वेश्चन करूँ पहले ईच सब्जेक्ट में। जैसे इस बार 16 क्वेश्चन है, तो मेरा प्राइमरी टारगेट था कि मैं 6 क्वेश्चन करूँ ईच सब्जेक्ट में पहले, ताकि मैं एक सेफ स्कोर बना लूँ। उसके बाद फिर मैं उस क्वेश्चन पे जाऊंगा जो लेंथी है, जो कैलकुलेटिव है, जो पढ़ने में समझ नहीं आ रही, जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे। तो मैं स्ट्रेटेजी वॉज बेसिकली हिटिंग द क्वेश्चन जो मैं इजीली बना सकूँ, कम टाइम में बना सकूँ, जिसकी वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस आया। तो पहले मैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, फिर फिजिक्स का करता था, फिर मैथमेटिक्स का करता था, और फिर मैं रैंडमली कोई सा भी सब्जेक्ट खोल के कुछ भी क्वेश्चन उठाता था। जब हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो फिर ये ट्रैक करना मुश्किल होता है कि हमने अभी तक कितना कर लिया है, कितना और बचा है, या कितना टाइम बचा है। हालांकि वो तो टाइमर चल रहा होता है, पर जब हम कर रहे होते हैं तो हमें अचानक से फील होता है कि बहुत कम टाइम बचा है। हाँ, तो ये वाला कुछ एक्सपीरियंस आपको फील हुआ, कुछ शेयर करेंगे? जब ऐसा लगता है कि बहुत मतलब बेसिक टारगेट अगेन वही है कि जो बहुत ज़्यादा एंशियस रहता है उसको ट्राई करना चाहिए कि वो जो क्लॉक है वो मतलब थोड़ा कम ही देखो। हालांकि इग्नोर होती नहीं है वो चीज़, लेकिन तब भी वो ट्राई करो कि वो क्लॉक जो है वो कम ही देखो। लेकिन अगर देख के आपको डर लग रहा है, तो फिर 2 या 3 मिनट आप खुद को दे सकते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि आप एटलीस्ट खुद को काम डाउन करो। क्योंकि अगर आप सही से खुद को काम डाउन नहीं कर रहे हो, तो आप 2-3 मिनट इन्वेस्ट करने के चक्कर में आप ये भी हो सकता है कि अगला आधा घंटा बिगाड़ लो। तो बेटर है कि आप 2-3 मिनट सब कुछ पेन वेन ड्रॉप करके, हो सकता है सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे कोई गाने गा सकता है मतलब मन में, और कोई डीप ब्रीथ्स ले सकता है, ऑल दिस पैनिक सिचुएशन तो रहती है, क्वेश्चन रहती पेपर है। बहुत डिफिकल्ट रहता है। हाँ। अचानक से हमने जो प्रिपेयर किया वो, कई बार ऐसा होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी हमें क्लिक नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है। उस सिचुएशन में हम काम रहने की कोशिश करते हैं, हमारा टेम्परामेंट कूल रखने की कोशिश करते हाँ। हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि हम जब कूल होंगे तो चीज़ें याद आने लगेगी, हाँ। क्वेश्चन बनने लगेगा। तो मेन फोकस यही है कि क्वेश्चन बन जाए, उसके लिए हमें कूल रहना है। टेम्परामेंट। और ये कूल टेम्परामेंट बना के रखने के लिए जो प्रैक्टिस होती है, हम्म। ये कैसे होती है? इसका एक ही तरीका है, गिविंग मोर एंड मोर टेस्ट। मतलब आप जितने टेस्ट दोगे, आप जितने कोचिंग में टेस्ट दोगे, ऑनलाइन टेस्ट दोगे, उसकी वजह से ही आप आपका टेम्परामेंट कंट्रोल कर सकते हो। और इवन कोचिंग में अगर आप ऑफलाइन जाके पेपर देते हो, तो मेरे हिसाब से वो और ज़्यादा बेटर है। रीज़न भी कि आप और लोगों को भी देखते हो। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो घर में बैठे बैठे, तो आप सिर्फ खुद ही पेपर दे रहे हो। लेकिन आप जब ऑफलाइन जाके इतने लोगों को देखते हो, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को वो भी रहता है कि थोड़ा बहुत डर लगता है कि इतने लोग हैं, एंड वो ओवर थिंकिंग होती है। तो वो चीज़ें भी आपकी धीरे धीरे निकलेगी अगर आप कोचिंग में ऑफलाइन जाके पेपर दे रहे हो। सीबीटी आपने कितने दिए? काउंट तो याद नहीं है, बट मतलब इनफ इतने थे कि मतलब मेरे को वहाँ पे दिक्कत नहीं आई कि ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होने में। इस बार आपको जो एग्ज़ाम आपने दिया था हम्म। ड्रॉप ईयर समय पर, हम्म। आपका जेई एडवांस में पेपर वन आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा या पेपर टू? पेपर टू कंपेरेटिवली मेरे को डिफिकल्ट लगा, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फिजिक्स। क्योंकि वो मतलब पेपर उठाते से कुछ ऐसा खास समझ आ नहीं रहा था फिजिक्स का। क्योंकि उसमें भी मेरा, जैसे मैंने बताया कि मेरा प्राइमरी टारगेट हुई था कि 6 क्वेश्चन सेट करने, बट 6 क्वेश्चन करने में मेरे को काफ़ी टाइम लग रहा था। तो फिर वो चीज़ मेरे को थोड़ी डिफिकल्ट लगी। क्या इसका रीज़न ऐसा भी मान सकते हैं कि पेपर वन में हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, तो पेपर टू में उतना हम एफर्ट नहीं डाल पाते? कुछ बच्चों के लिए हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया यहाँ पे मैंने बहुत पेपर्स दिए, तो आई वॉज होल्डिंग दैट स्टेमिना कि मैं 6 घंटे पेपर बैठ के दे देता हूँ। इवन नॉट 6 आवर्स, इट्स मोर देन 6 आवर्स, क्योंकि आप 3 घंटे गिनते हो उसको, लेकिन उससे पहले आप बैठते हो दोनों पेपरों में। तो इट्स लाइक समवेयर अराउंड 7 आवर्स 8 आवर्स के आसपास हो जाता है वो। तो उतनी मेरी कैपेसिटी थी, क्योंकि मेरी जैसे बैचेस भी 12 आवर्स बैचेस थी, 8 to 8। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल थी, और हमने टाइम स्लॉट पे भी पेपर्स दिए थे। 11th में आपने जब कोचिंग में एडमिशन लिया तो 11th में आपका मैच्योरिटी लेवल कैसा था, आपका गोल ओरिएंटेशन, आप डेडिकेटेड कितने थे, आपका एक बेसिक स्टार्टिंग का 6 मंथ जर्नी हम्म। थोड़ा सा आप शेयर करना चाहें?
11th में बेसिकली मतलब मैं गोल ओरिएंटेड थोड़ा, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं था, ऑब्वियसली था, लेकिन उतना नहीं था जितना मैं अब खुद को मानता हूँ, क्योंकि जैसे मैं ड्रॉप ईयर में था कंप्लीटली, तो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड था क्योंकि मेरे को करना था इस बार, और 11th में उतना नहीं था। 11th में कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे टफ लगता था? 11th में मेरे को मैथ्स सबसे ज़्यादा टफ लगता था, रीज़न बीइंग जो मेरे को ड्रॉप ईयर में आने के बाद समझ आया कि मैं मैथ्स को उतनी प्रैक्टिस नहीं करता था जितना मैथ्स को प्रैक्टिस चाहिए। और फिर बाद में फाइनली भी यही है कि मैथ्स सबसे डिफिकल्ट है? नहीं, फाइनली मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैथ्स सबसे डिफिकल्ट है, रीज़न अगेन द सेम कि मैं उतनी प्रैक्टिस देता नहीं था मैथ्स में जितनी चाहिए रहती उसको, तो जब मैं उसको इनफ प्रैक्टिस में लाया तब मेरे लिए वो उतना डिफिकल्ट नहीं बना। अच्छा, सभी सब्जेक्ट्स का अपना अपना एक तरीका होता है पढ़ने का। तो आपके हिसाब से आप क्या तरीका अपनाते थे जिससे वो सब्जेक्ट इजी होता था? जैसे आपने बोला मैथ्स में प्रैक्टिस इज द की, हम्म। वैसे? जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस इज द मेजर की, फिजिक्स में अगर अपन बात करें तो फिजिक्स में आपको कंसेप्ट की पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट आते हो तो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी बहुत इजीली हिट कर सकते हो। इवन नॉट एडवांस, अगर अपन ओलंपियाड लेवल की भी बात करें तो आप वो भी हिट कर सकते हो, बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। और अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करें तो वो मेजरली आपको मेमोराइज होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक तो आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज होनी चाहिए, एक तो क्लास के नोट्स और एनसीईआरटी दोनों। और ऑर्गेनिक में भी आपको क्लास के नोट्स याद होने चाहिए, एनसीईआरटी याद होनी चाहिए। इवन ऑर्गेनिक में थोड़े बहुत लॉजिक्स भी लग जाते हैं जो इनऑर्गेनिक में नहीं लगते, तो आप ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत थ्योरेटिकली भी, मतलब आप समझ के भी कर सकते हो। मतलब आप ऑर्गेनिक थोड़ी समझ के भी कर सकते हो लेकिन इनऑर्गेनिक नहीं कर सकते। और फिजिकल की अगर बात करें तो उसमें भी मेरे हिसाब से प्रैक्टिस इज द कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। 11th 12th में आपने क्या क्या नहीं किया, क्या वीकनेसेस रह गई जिसकी वजह से आपको लगता है कि ड्रॉप लेना पड़ गया? 11th 12th में एक तो वीकनेस ये थी कि मैं तीनों सब्जेक्ट कंटेन करके नहीं चला। मेरे को एक सब्जेक्ट अच्छा लगता था तो मैं एक ही सब्जेक्ट रिपीटेटिवली करता था, जिसकी वजह से मेरे बचे हुए दो सब्जेक्ट्स, ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि वीक थे, लेकिन कंपेरेटिवली उतने अच्छे बन नहीं पाए कि मैं एक अच्छी रैंक ला पाऊँ। और 11th 12th में मैं उतना गोल ओरिएंटेड नहीं था, उतना डेडिकेटेड नहीं था, उतना सीरियस नहीं था जितना मैं 12th ड्रॉप ईयर में था। और ड्रॉप ईयर में आने से फिर क्या चेंज हुआ? ड्रॉप ईयर में आने से सबसे पहले तो मैं गोल ओरिएंटेड ज़्यादा था। मैं मतलब मैं खुद पे ज़्यादा ध्यान देता था एज़ कम्पेयर टू एनीवन एल्स ड्रॉप ईयर में, इसलिए मेरे दोस्त भी काफ़ी कम ही थे। और ड्रॉप ईयर में मतलब मैंने खुद का बेस्ट दिया है जो मैंने 11th 12th में नहीं दे पाया था। और वही एक रीज़न होता है कि कोई भी ड्रॉप लेता है कि वो खुद का बेस्ट नहीं दे पाता है। और जब मैंने वो खुद का बेस्ट दे दिया तो अब जो भी रिजल्ट आया था, मतलब जैसे इस बार मेरी जो भी रैंक आई, आई एम सेटिस्फाइड ऑन इट। अगर इतनी नहीं भी आती, इससे ज़्यादा भी आती, फॉर एग्जाम्पल 3-4 हज़ार के आसपास भी आती, तो आई वुड बी सेटिस्फाइड क्योंकि इस बार मैंने अपना पूरा दिया था। जो आपकी पहले वाली रैंक थी, हम्म, वो एक रैंक लाना ही जे एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़ी बात होती है। तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर टीचर्स, योर पेरेंट्स, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनका क्या एक्सपेक्टेशन था उस रैंक से, पहले वाली रैंक? पहले वाली रैंक में मतलब जैसे 2024 थोड़ा कॉम्पिटिटिव ईयर माना गया था क्योंकि परसेंटेज वाइज अगर अपन लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो उतना भी रैंक नहीं जानी चाहिए थी। मतलब if मैं 7-8 मार्क्स और स्कोर कर लेता पिछले साल तो मेरी 14,000 से शायद 8,000 9,000 का रेंज में आ जाती रैंक। तो एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी ज़्यादा आई थी रैंक, मतलब 8,000 9,000 के आसपास सोच रहे, तो फिर 14,000 के आसपास आई। और ठीक है, मतलब फिर उसके बाद मैं उतना सोचा नहीं था उसके बारे में। ड्रॉप का भी उस टाइम पे नहीं सोचा था, काफ़ी टाइम बाद सोचा था मैंने। पापा मम्मी का क्या कहना था? पापा मम्मी तो मतलब पापा मम्मी हमेशा मेरे सपोर्टिव रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ड्रॉप भी लेना था, उन्होंने बिना कोई रोक टोक के दिलवाया था। एंड कॉलेज लेना था उस टाइम पे, कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं थी कहीं पे भी। जितना भी आपका जर्नी रहा है ड्रॉप ईयर में, हम्म, उस ड्रॉप ईयर में 14,000 राउंड फिगर रैंक एक अपन मान के चल रहे हैं, 14,000 से 1900 रैंक के आसपास आप स्कोर करके इम्प्रूव करके लाए। हम्म, एक वास्ट डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है, और हर हम्म। कोई नहीं कर पाता। मैं ये सवाल इस अकॉर्डिंग टारगेट कर रहा हूँ कि क्या ड्रॉप लेना चाहिए? मेरे हिसाब से उसको ड्रॉप जरूर लेना चाहिए जो आखिरी तक टिका है। जैसे 12th में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब बीच में रुक जाते हैं, बीच में हथियार डाल देते हैं, बीच में गिव अप कर देते हैं कि अब हमसे और मेहनत नहीं होगी। उन बच्चों के लिए ड्रॉप लेना बहुत रिस्की है क्योंकि फिर वो
कोई भरोसा नहीं कि वो ड्रॉप ईयर में भी अक्टूबर नवंबर तक आके बोल दे कि अब हो गया हमारा। तो उन बच्चों के लिए रिस्की, लेकिन जो एकदम एंड तक टिके हुए और फिर उनका ड्रॉप लेने का मन बन रहा है, तो फिर उनको ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो उनके अंदर डेडिकेशन भी रहेगा उतना और वो कर भी जाएंगे फिर। मतलब एकेडमिक स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की। यस। कंटिन्यूअसली भिड़े रहो, लड़ते रहो, आप अगर लास्ट तक फाइट करोगे तो हाँ, आपको रिजल्ट मिलेगा। फाइनली मिलेगा। जब हम ड्रॉप ईयर की बात करते हैं तो ड्रॉप ईयर मतलब एक साल हमारी लाइफ का एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना होता है। तो वेदर टू टेक कॉलेज इन 12th और टेक अ ड्रॉप टू इम्प्रूव योर रैंक, दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर क्या होता है? डेफिनेटली फॉर मी, अगर आप एक अच्छा कॉलेज जा रहे हो, आप अच्छे लोगों के साथ मिलोगे, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट योर बैच, आप मतलब ओवरऑल 7 अलग अलग बैचेस से मिलोगे, आपसे +3 वाले, और आपसे आप जब 4th ईयर में जाओगे तो आपसे 3 नीचे बैचेस वाले, तो 7 बैचेस से अगर आप मिल रहे हो जो कि अपने अपने ईयर में एस करके आए हो, तो दैट इज मतलब आप अलग ही लोगों के साथ हो, वहाँ पे हर किसी की थिंकिंग अलग ही है। और मीनवाइल अगर आप एक ऐसे कॉलेज में चले जाते हो जो मतलब ऑलमोस्ट सब एवरेज करके आए हैं, तो फिर वहाँ पे आप सबसे अच्छा करके भी मेरे हिसाब से सीखते कम, गोइंग टू नॉर्मल कॉलेज एक अच्छा होगा तो उसका टैग हमारे लिए टैग बहुत अच्छा हो, इम्पोर्टेंट हाँ, है, और वो टैग कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर में सेव करता है। हेल्पफुल रहता है, एक करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बहुत सारी ओपन करता है। हाँ, जैसे अगर कॉलेज का टैग अच्छा हो तो फिर आप मतलब आपके अगर कोई नॉर्मल कॉलेज से जा रहा है तो उसको 5-6 साल का एक्सपीरियंस जो गेन करने के बाद आएगा, जो उसकी प्रोफाइल बनेगी गेन करने के बाद, वो लगभग लगभग सेम हो जाती है टू द पर्सन जो एक अच्छे कॉलेज से पढ़ा हो आफ्टर 4 years। मतलब 4 years बाद जो प्लेसमेंट होगा, इन शॉर्ट समराइज, हाँ, एक नॉर्मल कॉलेज से प्लेसमेंट लेने के बाद 5 हाँ, साल कहीं काम करने के बाद वो लेवल फिर मैच कर हाँ, एक पाएगा। नॉर्मल कॉलेज के एवरेज बच्चे की अगर इनडायरेक्ट वे में हम ये बोल रहे हैं कि शायद आपने अगर लाइफ का 1 साल इन्वेस्ट किया तो आपके आगे लाइफ के 5 साल आपने बचा लिए। बचा ली। हाँ, बट कंडीशन इज वही कि फुल डेडिकेशन तो होना चाहिए चाहिए, चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। हाँ, जब हम कंपेयर करते हैं एक ऐसे पर्सन को जो बाय बर्थ मान लेते हैं कि बहुत ब्रिलियंट है, हम्म, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी बचपन से, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन शायद किसी कोचिंग से नहीं किया और वो सीधा किसी अच्छे कॉलेज में गया है। हम्म, आप ऑन एन एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, हो सकता है टॉपर रहे नहीं रहे, लेकिन पढ़ने में अच्छे थे, आपने पीसीएम लिया, आपने जेई के लिए प्रिपरेशन किया, तो हाउ योर प्रिपरेशन फॉर जेई इज इम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर नहीं करते और सीधा कॉलेज लेते हैं? मेरे हिसाब से अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर द जेई, भले आपका रिजल्ट आए या ना आए, मतलब इट्स अ प्योर, मतलब आप डेडिकेटेड बन जाते हो, आप हार्ड वर्क करना सीख जाते हो। जबकि अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो बिना प्रिपेयर करे कॉलेज गया है, उसको ना कंपटीशन पता है, उसको ना हार्ड वर्क कैसे होता है ये पता है, एटलीस्ट आप अगर यहाँ पे 2 साल भी इन्वेस्ट कर रहे हो 11th और 12th, तो आपको हार्ड वर्क करना आता है, आप मतलब एटलीस्ट उतना तो कर लेते हो कि 6 घंटे आप क्लासेस में बैठ जाते हो, उसके बाद थोड़ा बहुत घर पे जाके पढ़ लेते हो, या अगर आपकी ज़्यादा लंबी बैचेज है तो आप कोचिंग में बैठ के पढ़ लेते हो। बट अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो बिना कुछ करे कॉलेज पहुंच गया, तो फिर उसके लिए वहाँ पे भी कोप अप करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। आपका कोचिंग में जो टाइम ज़्यादा था, आप मॉर्निंग में कितनी बजे आते थे, शाम को कितनी बजे जाते थे, बीच में क्या क्या करते थे, एक बेसिक रूटीन क्या होता था, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, यहाँ से जाने के बाद और पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है या नहीं होती है, एक ये आपका रूटीन 11th-12th का वर्सेस ड्रॉपर का ऐसे भी कंपेयर करना है एट लास्ट। हम्म, जैसे मेरे तीनों साल 8 to 8 बैचेस थे, तो अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो मतलब हमारे 3 लेक्चर्स तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लगते थे मॉर्निंग में। उसके बाद जो 4th लेक्चर जनरेट होता था वो इनिशियली सेल्फ स्टडी पे जाता था, लेकिन उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट करवाना होता था या फिर कुछ रिवीजन क्लासेस लगती थी, तो उसके लिए 4th लेक्चर जनरेट होता था। फिर उसके बाद इन 4 लेक्चर्स के बीच में हमें एक ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक भी मिल जाता था। उसके बाद फिर हमारा 4 लेक्चर्स के बाद हमारा लंच होता था, और लंच के बाद हमारा इन जनरल टेस्ट रहता था। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट की वजह से हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, हमें कंसेप्ट का एप्लीकेशन आता है, हमें जो कंसेप्ट नहीं आते हमें वो पता चलता है, क्योंकि उसके बाद हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या कंसेप्ट आते हैं।
और उसके बाद फिर वो टेस्ट का एनालिसिस करते थे। एनालिसिस करने का भी यहाँ पे एक अलग तरीका सीखा है मैंने। सबसे पहले एक क्वेश्चन को तब तक करो जब तक मतलब आप आपका बेस्ट ना दे सको। बेसिक थिंग उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आप वो क्वेश्चन का डाउट तब तक मत पूछो जब तक वो आपने आपके साइड से पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर लिया हो। चाहे वो अगर और स्पेशली अगर वो डाउट जो है वो अगर कॉपी का है, तो फिर तो आप ट्राई करो कि कॉपी ही पढ़ो पहले, क्योंकि कॉपी की चीज़ें जब तक याद नहीं होगी तब तक आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चंस के आप डाउट पूछ पाओगे, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा स्पेसिफिक, बट आपका कंसेप्ट नहीं होगा। और उसके बाद जो भी टाइम बचता था वो सेल्फ स्टडी के लिए जाता था। एक अप्रॉक्स हम ऐसा मानते हैं कि आपने 11th प्रिपरेशन किया है कंप्लीट, 12th प्रिपरेशन किया है कंप्लीट, और फिर ड्रॉप ईयर प्रिपेयर किया है। लगभग लगभग 3 साल का प्रिपरेशन है ऑन एन अप्रॉक्स। अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो 365 इंटू 3, छोटा मोटा हम ड्यूरेशन एक आधा मंथ का इधर उधर भी मान ले तो मोर देन 1000 डेज होते हैं। हम्म। इस 1000 डेज की प्रिपरेशन में ऑन एन एवरेज एक अंदाजन आपने कितने दिन टेस्ट दिया है? इनिशियली अगर मैं बात करूँ कि 11th की बात करूँ जैसे, तो 11th में जब तक एक सिलेबस उस पॉइंट तक नहीं पहुँचता जहाँ तक टेस्ट नहीं दे सकते, आई गेस मैंने सिर्फ वहीं तक टेस्ट नहीं दिए होंगे। उसके बाद डेली मतलब ऑन डेली बेसिस देयर आर टेस्ट, चाहे वो सिलेबस कंप्लीट करने तक वो जो सिलेबस चल रहा है उसके टेस्ट होते थे। और फिर उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता था तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट ड्रॉप ईयर की एडवांस तक पेपर्स दिए हैं, फुल सिलेबस पेपर्स दिए। तो वो टेस्ट जो हम दे रहे हैं वो बहुत बेनिफिशियल है। स्टेटिंग मतलब वो टेस्ट बहुत बेनिफिशियल है ये सोच के कि आप वहाँ पे जब पेपर दोगे तो आपका एक रूटीन बनना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि 1000 डेज में शुरुआत के 30 डेज हमने एलिमिनेट भी कर दिया कि हम्म। सिलेबस हमने पढ़ने बेंचमार्क तक पहुंचा। हाँ। अदरवाइज 970 टेस्ट दिए। हाँ, लगभग लगभग। और जैसे जेई एडवांस पेपर होता है तो 2 पेपर होते हैं, हाँ। तो उसमें तो नंबर और ऐड ही हो जाएगा। हाँ। इसमें से कितने टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट हुए होंगे? अ, दोनों साल मतलब 12th में भी और ड्रॉप ईयर में भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रफली 15 नवंबर के आसपास से मैंने जेई मेंस के फुल सिलेबस टेस्ट दिए अप टिल जेई मेंस फर्स्ट। दोनों साल मेरा जेई मेंस फर्स्ट में एक सफिशिएंट स्कोर हो गया था कि मैं जेई एडवांस क्वालिफाई कर दूं। तो उसके बाद फिर मैंने जेई एडवांस के पेपर भी दिए हैं, क्योंकि जेई एडवांस के पेपर दो दो देते थे, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि ऑल्टरनेट डे पे पेपर हुआ है, लेकिन वो इसलिए हुआ है ताकि हम एनालाइज कर पाए वो चीज़। आईआईटी पल्स ने आपकी पूरी जर्नी में कैसे हेल्प किया? सबसे पहले तो जैसे द मेजर थिंग जो मेरे को लगी वाज द 8 to 8 बैचेस, क्योंकि 8 to 8 बैचेस की वजह से मैं एक अच्छे रूटीन में बंधा हुआ था। क्योंकि जो मेजर 8 to 2 वाला बच्चा होता है, एक तो उनकी क्लासेस डेली नहीं लगती है, हमारी 8 to 8 बैचेस भी डेली लगती थी। जो 8 to 2 वाला इन जनरल बच्चा होता है वो घर जाके मतलब उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि वो पढ़े। लेकिन 8 to 8 बैचेस में जब आप बैठे हो पूरे दिन, तो यहाँ पे इन्विजिलेटर्स रहते हैं, और वो मतलब कंपल्शन बन जाता है आपके ऊपर कि आपका आपका भले ही मूड नहीं है लेकिन आप तब भी आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस रीजन की वजह से आप एटलीस्ट बेटर प्रोडक्टिविटी निकाल लेते हो कंपेयर टू कि आप घर पे बैठे बैठे या तो फोन स्क्रॉल करते हो या फिर सोशल मीडिया में कुछ भी करते हो। तो इट्स बेटर कि आप 8 to 8 बैचेस ज्वाइन करो ताकि आप पूरे दिन इन्वॉल्व रहो। उसके बाद जैसे आईआईटी पल्स की टीचर्स वगैरह बहुत सपोर्टिव थे। नॉट ओनली द टीचर्स, इवन द इन्विजिलेशन स्टाफ भी काफ़ी सपोर्टिव है। जो मतलब पढ़ना चाह रहा है उनको कभी भी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होने देंगे, उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे और कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और यहाँ पे टीचर्स भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें काफ़ी अच्छे से बहुत सिंपली डिलीवर कर देते हैं, जिसकी वजह से कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे से होती है। और यहाँ पे एडवांस लेवल का कंटेंट बहुत अच्छे से दिया जाता है। जैसे मैं ड्रॉप ईयर में भी था, जो बच्चा मतलब 11th 12th में काफ़ी कुछ करके आया हुआ है, उसके लिए ड्रॉप ईयर में एक ऐसी कोचिंग में सर्वाइव करना जहाँ पे कंटेंट कम दिया जा रहा है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर वो बोर हो जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। लेकिन मैं जैसे 11th 12th में भी ठीक ठाक परफॉर्म करके आया था, और फिर मैंने जैसे इधर ड्रॉप लिया तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे कंटेंट की
कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स भी हर साल इम्प्रोवाइज करते हैं, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली द सिलेबस, लेकिन टीचर्स भी हर साल अपने पढ़ाने का तरीका और इम्प्रोवाइज करते हैं, अपने क्वेश्चन बैंक को बढ़ाते हैं, नई बुक्स नई रेफरेंसेस से अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट करके बनाते हैं। कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ ड्रॉप ईयर में कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये तो ऑलरेडी आता है, या मतलब इस लेवल को, इस पढ़ाई को, आपके एकेडमिक्स को कैसे इम्प्रूवमेंट मिला? इनिशियली थोड़ा थोड़ा लग रहा था, क्योंकि इनिशियली मतलब बेसिकली इनिशियली मुझ पे टीचर्स वॉच रख रहे थे कि मतलब मैं मेरे को कितना याद है, कितना समराइज मेरे को ऑलरेडी पिछले सालों का है। बट उसके बाद जब टीचर्स को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे बेसिक्स वगैरह क्लियर है, उसके बाद से मेरे को डेली इतना अच्छा कंटेंट मिलता था कि मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये क्यों कर रहा हूँ। हमेशा वो करने का इच्छा और ज़्यादा बढ़ता रहा। एक कोचिंग में स्टूडेंट्स के साथ पार्शियलिटी होती है, जो बहुत अच्छा हम्म, पढ़ता है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, जो नहीं पढ़ता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हम्म। तो आर यू इंडिकेटिंग की पार्शियलिटी बोल सकते हैं, दूसरा स्टूडेंट इसको पार्शियलिटी करेगा, कहेगा कि आप पर ज़्यादा ध्यान दिया गया? नहीं, इट्स नॉट पार्शियलिटी। मतलब अगर कोई अच्छा स्कोर कर रहा है तो उस पे उसको ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन दिए जाए, मेक सेंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी कोचिंग में सिर्फ अच्छे करने वाले को और अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन जो एवरेज है या बिलो एवरेज है उनके लिए भी प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। जैसे आईपीएस सिस्टम है हमारे कोचिंग में, जिसकी वजह से एक कंप्लीट चैप्टर्स के सारे बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो उसमें कवर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब शीट्स तो चलती है थ्रू आउट द वीक, लेकिन उसके साथ जब आईपीएस इंट्रोड्यूस हो जाती है तो आप कंप्लीट चैप्टर एक साथ कर सकते हो। प्लस फिर टीचर्स क्लासरूम क्वेश्चन शीट्स भी बनाते हैं, जिसकी वजह से जो क्लासरूम के क्वेश्चन है वो ज़्यादा अच्छे से समराइज कर सके बच्चे। और जो बहुत अच्छा पढ़ता है, जिसको हैवी डोज चाहिए, उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है फिर? हाँ, उसके लिए भी प्रॉपर जैसे अगर अपन 11th-12th में बात करें तो 12th में सिलेबस के बाद प्रॉपर क्लासेस लगती है, जिसमें वो सिर्फ जेईई एडवांस का कंटेंट टच करवाते हैं, और अगर कोई चैप्टर ऐसा लगता है कलेक्टिवली सारे बच्चों को कि वीक है तो वो वापस रिविजिट करवा देते हैं। वरना तो उसके अलावा सिर्फ जेईई एडवांस के कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। और जेईई रैंकर्स बैच जैसे इस साल लॉन्च हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बैंक्स और काफ़ी अच्छे एडवांस लेवल की चीज़ें जो जो बुक्स शायद दूसरे लोग करवाने से हटते हैं, वो यहाँ पे करवाई जाती है प्रॉपरली। जैसे कुछ बुक्स के रेफरेंसेस के कुछ एग्जांपल्स आप नाम से बता सकते हैं? जैसे फिजिक्स के लिए आई रोडो के क्वेश्चन है, वो सर अपने क्लास नोट्स में ना सिर्फ एडवांस के टाइम पे, इवन कई बार सर रूटीन में भी वो इरोडोव के क्वेश्चंस करवा देते हैं, ना बताते हुए कि इरोडोव का क्वेश्चन है, क्योंकि उसकी वजह से हम एटलीस्ट ये नहीं सोचते कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। अगर आप एक क्वेश्चन को सिंपलिसिटी से सोचोगे तो वो अच्छा है कि मतलब एडवांस लेवल का सोचोगे तो फिर आप शायद पहले ही डर जाओ, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन सोच के करोगे तो आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी कर सकते हो। और फिजिकल केमिस्ट्री में तो मतलब इनफ कंटेंट है, मतलब यहाँ की जो शीट्स है वही इनफ है। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि और कुछ लगाने का टाइम भी मिलता, और ना और कुछ लगाना चाहिए। और ऑर्गेनिक में भी हिमांशु पांडे और एम एस चौहान जैसी बुक्स एडवांस वाली हमने कर रखी है। और मैथ्स में भी जैसे समीर बंसल के क्वेश्चंस हो गए, और ब्लैक बुक के क्वेश्चंस हो गए, एदास गुप्ता के क्वेश्चंस हो गए, तो मतलब एक अच्छा कलेक्टिव क्वेश्चन बैंक्स भी टीचर आखिरी टाइम पे दे देते हैं। जब एडवांस आती है तो टीचर्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं, और वो भी एक एडवांस लेवल की शीट्स बना देते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट की ही मेहनत नहीं है, टीचर की भी मेहनत है, टीचर हाँ, रन्स विथ द स्टूडेंट। यस, और जब सक्सेस होती है तो फिर सिर्फ वो आपकी नहीं, वो टीचर्स ही। बोथ साइड है। हम्म, और इसी वजह से आप भी फिर एक सफलता का परचम जब आपको अचीव होता है तो उनको भी उतनी खुशी होती है। जी। हाँ, बचपन से लेके मेरा 10th तक सेम स्कूल रहा है। पहले मतलब उसका स्मॉलर स्कूल था जो द दिगंबर स्कूल था, उसके बाद न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल। मतलब सेम चेन ऑफ स्कूल। चेंज ऑफ। मैंने 3 साल जेईई के लिए प्रिपेयर किया है, 11th-12th इन द ड्रॉप ईयर। अगर अपन पहले डूज की बात करें तो आपको मतलब ऐसा रखना है कि फ्रेंडशिप कम से कम रखनी है। नॉट कि नहीं रखनी है, रखो, लेकिन उन लोगों के साथ रखो जो अपने गोल ओरिएंटेड है, ना कि जो इधर उधर टाइम पास ज़्यादा करते हैं, मस्ती ज़्यादा करते हैं। क्योंकि ठीक है मस्ती कर रहे हो, लेकिन वो ब्रेक टाइम में हो तो सही है, क्योंकि उसके उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आपका टाइम ओवर इन्वेस्ट कर देते हो इन सब चीज़ों में।
दूसरी बात आपको डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जेई और नीट इज नॉट एग्जाम ऑफ सिलेक्शन, इट इज एग्जाम ऑफ रिजेक्शन। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो करना बहुत मुश्किल है। और उसके अलावा मतलब आप क्लासेस में रेगुलर रहो, जो क्लासेस में कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको आप अच्छे से मतलब रिवाइज करो और उसको आप अच्छे से समझ करो, क्योंकि वो कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब जैसे ही आपके क्लास की चीज़ें कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको डीपीपीज और जो क्लास में चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, उसके अलावा जो टेस्ट वगैरह होते हैं, आपको वो चीज़ें कंप्लीट करनी होती है। और उसके बाद फिर आपको पीवाईक्यूज जंप करनी होती है, क्योंकि आप चैप्टर्स के साथ ही पीवाईक्यू करोगे तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि उसके बाद फिर आप पाइल अप करते जाओगे सब चीज़ें। और आपको टीचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप मतलब सारी जो आपके जितने डाउट्स हैं वो क्लियर करके जाओ, क्योंकि आफ्टर ऑल आप अगर आपके खुद के पास डाउट रखोगे तो वो कभी क्लियर होना नहीं। और डाउट आप जितनी जल्दी क्लियर कर लोगे आपका भी कंफ्यूजन उतनी आसानी से दूर हो जाएगा। तो टीचर से इंटरेक्ट करते रहो अबाउट द क्वेश्चंस एंड ऑल। और आपको कुछ भी चीज़ें ज़्यादा पेंडिंग रखनी नहीं चाहिए, हालांकि वो होती है, लेकिन आपको आपका ट्राई करना है, आपको आपका बेस्ट देना है कि वो कुछ भी पेंडिंग ना रहे। स्पेशली अगर अपन बात करें पीवाईक्यूज और डीपीपीज और मॉड्यूल्स की, तो और आपको सोशल मीडिया से भी दूर रहना चाहिए 2 साल की प्रिपरेशन में, क्योंकि फिर सोशल मीडिया इज अ मेजर डिस्ट्रैक्शन इन द होल प्रोसेस। वैसे तो मैं 8 to 8 बैच का था, तो मेरे को इस चीज़ का मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो लोग का 8 to 2 बैचेस होता है या अदर टाइम के बैचेस होते हैं, वो लोग मतलब घूमने फिरने ना जाया करें दोस्तों के साथ और ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई पे दीजिए। मैं अगर अकेडमिकली बात करूँ तो मैं 2 टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ। एक सुनील गुप्ता सर जो हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं, और एक यशविंद्र सर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, वो हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मैं इन 2 लोगों के लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ। और अगर मैं नॉन अकेडमिकली बात करूँ, जिन्होंने मतलब मेरे को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, वो भी 2 टीचर्स हैं। नॉन अकेडमिक में भी 2 लोग हैं, एक राजेश जोशी सर और एक मुकेश सोनी सर। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? हमने जितनी भी बातें अभिषेक के एक्सपीरियंस में थी वो आपसे शेयर की। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट में पूछिए। वीडियो की सीरीज आगे और भी टॉपर्स के साथ आएंगी और हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस हम उन टॉपर्स के साथ पूछें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसा और कंटेंट लेकर के आए। जिन भी बच्चों ने अभी अभी जेई और नीट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।